हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट अध्याय आयुष्काम्य अध्याय, सेकंड दिनचर्या, वो मैंने आपको कंप्लीट बताए हैं। ऐसे ही मैं एक सीक्वेंस के अंदर चल रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि ये जो लेसन्स हैं ये बेसिक कवर करते हैं आपके। क्योंकि इन जो लेसन्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये इनका इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, चाहे वो चरक के अंदर हो, पदार्थ विज्ञान में हो। इनके श्लोक, इनके कोटेशंस बहुत सारी जगहों पर देखे जाते हैं। तो यदि आप यहीं पर आपका रिवीजन हो जाता है, या फिर आप यहीं पर अच्छी तरीके से इनको याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो वहाँ पर आपका डेफिनेटली रिवीजन होगा और आपको पढ़ने में एक अलग ही इंटरेस्ट आएगा। तो इसी क्रम के अंदर आज का जो लेसन है ऋतुचर्या, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक से बेसिक पार्ट कवर करता है। यदि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपके बहुत सारे टॉपिक ईजी होने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान से समझना है। मैं बहुत ही ईजी वे के अंदर आपको समझाऊंगा, और इसके साथ साथ जहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन पुटअप होंगे, क्योंकि आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको ज़रूर ही देखने हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको साथ साथ के अंदर कवर करते हुए चलूँगा, तो आप ज़रूर देखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलते हैं शुरुआत में। देखिए, ऋतु, यहाँ पर ऋतुचर्या का मतलब, इसका मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर ऋतुओं के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, टाइप्स ऑफ ऋतुस, जिसके अंदर 6 टाइप की ऋतु हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ये पूरे 1 ईयर के अंदर ये 6 टाइप्स की ऋतु का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और इंग्लिश मंथ के अकॉर्डिंग एक जो सीजन होती है, एक सीजन 2 मंथ की होती है, इसलिए जो 12 मंथ हैं उसके अंदर 6 सीजन का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। इसमें देखिए आपको कौन कौन सी पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करने हैं, इसमें ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें गिवन है कि 6 सीजन्स एंड देयर मंथ्स, 6 सीजन। अब देखिए यहाँ पर हिंदी काल के महीनों के अकॉर्डिंग सीजन दी हुई हैं, तो वो भी आपको याद में रखना ही है। इंग्लिश मंथ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझते हैं काल। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है काल। सबसे पहले समझते हैं, इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको ऊपर बताता हूँ स्पेस के अकॉर्डिंग काल क्या होता है। सबसे पहले आप इसको समझिए कि काल क्या है। देखिए काल आपके पदार्थ विज्ञान के अंदर एक अलग से चैप्टर है काल। ठीक है, तो वहाँ पर काल के बारे में अलग अलग गिवन है, उसकी एटिमोलॉजी, इसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके टाइप्स। यहाँ पर हम मेजर काल के बारे में बात करेंगे। इसमें यहाँ पर गिवन है हमारे को 2 काल गिवन है। एक तो होता है आदान काल और एक आपका दूसरा होता है विसर्ग काल। आदान काल और विसर्ग काल। देखिए, आदान काल वो एक काल होता है जिसमें सन की पोजीशन उत्तर डायरेक्शन के अंदर हो जाती है, तो इसे हम उत्तरायण काल भी कहते हैं, या इसे उत्तरायण काल कहते हैं, और इसे दक्षिणायन काल भी कहते हैं। मेरे पास स्पेस कम है तो यहाँ पर मैं डी लिख देता हूँ। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि काल 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल को उत्तरायण और विसर्ग काल को दक्षिणायन काल भी कहते हैं। अब देखिए, जो 6 ऋतु जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें 3 ऋतु जो हैं इनिशियल की, वो होती हैं आपके आदान काल में, और जो 3 ऋतु बच गई वो होती हैं आपके विसर्ग काल में। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आपके माइंड में ये पॉइंट रहते हैं तो आप इजीली उस कोटेशन को समझ सकते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब चलते हैं उस कोटेशन पर। देखिए, यहाँ पर कोटेशन के अंदर आपको इसका अर्थ मेनली रूप से आना चाहिए। चाहे कोटेशन यदि आप याद ना भी करोगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इसमें है मासे द्वि संख्यायर मा गाधे क्रमात् षड तवह स्मृता शिशिरो अर्थ वसंतश्च ग्रीष्मो वर्षा शरद द्विमहा। कि आपकी जैसे कि यहाँ पर 2 टाइप दे दिए काल के, एक तो दे दिया उत्तरायण काल और सेकंड है आपका दक्षिणायन काल। इसके अंदर शिशिर उत्तरायण काल के अंदर 3 ऋतुओं का कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और विसर्ग काल के अंदर भी 3 ऋतुओं का कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। अब देखिए, आदान काल की या उत्तरायण काल की 3 ऋतु में वसंत, एक आपका शरद और एक ग्रीष्म। इसी तरह दक्षिणायन या विसर्ग काल के अंदर वर्षा, शरद और हेमंत 3 ऋतु होगी। अब देखिए, आपको याद रखना है कि वसंत ऋतु के अंदर शिशिर ऋतु जो है वो माघ और फाल्गुन मंथ के अंदर देखी जाती है, वसंत ऋतु चैत्र वैशाख में, और ग्रीष्म ऋतु जेठ और आषाढ़ में। आपको ऊपर से ध्यान में रखना है। तो अभी के लिए आपको यही समझना है कि काल के 2 टाइप होते हैं, आदान काल, विसर्ग काल। आदान काल को उत्तरायण काल कहते हैं और विसर्ग काल को दक्षिणायन काल कहते हैं। इतना ही सफिशिएंट है। आगे देखिए, इसी क्रम के अंदर हम आगे चलते हैं। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि आदान काल आखिर होता क्या है, आदान काल के फीचर्स क्या है आदान काल, और कौन कौन सी कंडीशन जो है वो आदान काल के अंदर इन्वॉल्व की जाती हैं। तो देखिए, शिशिरे कोटेशन देखते हैं सबसे पहले कि शिशिरा आध्ये स्त्री विस्तु विद्यादयनम उत्तरम आदान च तदा तते नन्ना प्रतिदिनम बलम। अब देखिए, इसका कोटेशन बहुत प्यारा सा गिवन है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्तरायण काल में 3 ऋतु इंक्लूड हैं। वो बता रखा है कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, इन 3 ऋतुओं से उत्तरायण अथवा आदान काल होता है। तो ये मैंने आपको बात बता दी। यह काल प्राणियों के बल का शरण प्रतिदिन करता है, अथवा प्राणियों के बल शरीर के सार को ग्रहण करता है। अब देखिए,
इसका क्या मतलब होता है कि जो उत्तरायण काल की 3 ऋतुएं हैं, 3 ऋतु सर कौन सी, जिसमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इन 3 ऋतुओं के अंदर ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ स्लोली डिक्रीज होने जाती है, कम होने जाती है। इसका मैं कारण बताऊंगा आपको विथ रीजन क्यों कम होती है, लेकिन अभी के तौर पर आपको ये समझना है कि उत्तरायण काल की 3 ऋतुएं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इन ऋतुओं के अंदर ह्यूमन बीइंग का, प्राणियों का, मानव का, जो कि इस अर्थ के ऊपर लिविंग बीइंग है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी काम करने का जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने जाती है। ठीक है, और वो भी एक सीक्वेंस होती है। मैं आपको बताऊं कि जो थोड़ा सा कम होता है वो आपके शिशिर काल के अंदर कम होती है, इसके बाद में वसंत काल के अंदर और भी कम हो जाती है ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ, और ग्रीष्म काल में तो सबसे कम ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पुटअप हो गए कि सबसे कम ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ मैं यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस टाइप से होगा कि आदान काल की कौन सी ऋतुओं के अंदर ह्यूमन बीइंग की सबसे कम स्ट्रेंथ या फिर काम करने की एफिशिएंसी सबसे कम कौन सी ऋतुओं के अंदर होती है। तो वो आपको ध्यान में रखना है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये क्वेश्चन ध्यान में रखिए। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा कि आदान काल की, आप मेरे वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको आदान काल बताया है, तो इसमें आदान काल की 3 ऋतुएं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि आदान काल की कौन सी ऋतु के अंदर सर्वाधिक बलवान होता है मनुष्य, या फिर मनुष्य की ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ कौन सी ऋतु के अंदर सर्वाधिक होती है। तो वो आपको ध्यान में रखना है शिशिर ऋतु के अंदर सर्वाधिक होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आदान काल की 3 जो ऋतुएं हैं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, मैं इनको बार बार बोल रहा हूँ कि आपके अच्छी तरीके से याद हो जाए। आदान काल की 3 ऋतुएं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इन ऋतुओं के अंदर ह्यूमन बीइंग की जो स्ट्रेंथ है, बल है, वो कम होने जाता है। तो इसका कारण क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले कोटेशन देखिए कि तस्मिन हरिया तीर्थ तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष मार्ग स्वभावतः है, कि इसके अंदर तीक्ष्ण और उष्णता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आदित्य पवनः सौम्यान शपयंती गुणवान भुवः है, और इन्हीं गुणों के कारण आदान काल के अंदर सौम्यता बढ़ती है। ठीक है, तिक्त कषाय कटु बलिनो अत्र रसः क्रमात्, और इनके अंदर तिक्त कषाय और कटु रस की डोमिनेंसी हो जाती है। इनके इन ऋतुओं के अंदर ये रस देखे जाते हैं। तस्मात् आदान आग्नेयम, इसलिए आदान काल को आग्नेयम कहा गया है। आग्नेय, अब देखिए आपको मैं इसको और भी अच्छी तरीके से समझाता हूँ क्या गिवन है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझिए, कोटेशन के अंदर मैंने जैसे कि आपको 3 ऋतु बताए कि शिशिर एक आपकी वसंत और एक ग्रीष्म, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतु बताई। अब इन 3 ऋतुओं के अंदर जैसे कि ये ऋतु देखी जाती है आपकी जनवरी से फरवरी के बीच में, ये वसंत आपकी देखी जाती है मार्च अप्रैल, और ग्रीष्म मई से जून। तो जैसे जैसे हम शिशिर से ग्रीष्म की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे सन की डोमिनेंसी, सूर्य का ताप धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो मान लीजिए कि शिशिर ऋतु में इतना बढ़ा, तो वसंत ऋतु में इतना बढ़ेगा, और ग्रीष्म ऋतु में तो और भी तापमान बढ़ जाएगा। तो तापमान बढ़ने के साथ साथ इसमें जैसा कि आपको पता है कि तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, सनलाइट की वजह से रुक्षता बढ़ती है, तो रफनेस इंक्रीज होती जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सनलाइट की जो प्रेजेंस होती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया है कि सनलाइट की जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, वैसे वैसे रफनेस इंक्रीज होती है। तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म के अंदर रफनेस इंक्रीज होती है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद में रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें गिवन है कि जो शिशिर ऋतु होती है, शिशिर ऋतु के अंदर, इस ऋतु के अंदर तिक्त रस का डोमिनेंसी जाती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि शिशिर ऋतु के अंदर, मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूँ, आप इसको समझिएगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है, कि शिशिर ऋतु के अंदर तिक्त रस की प्रधानता होती है। इसी प्रकार से वसंत ऋतु है, उसके अंदर कषाय, यहाँ पर मैं के लिख देता हूँ, के से डिनोट कर देता हूँ, कषाय रस की डोमिनेंसी होती है। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर कटु रस की डोमिनेंसी होती है। अभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आदान काल के अंदर ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, तो उसी का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि शिशिर ऋतु के अंदर तिक्त रस का आधिक्य होता है, और वसंत ऋतु के अंदर कषाय रस, और ग्रीष्म ऋतु के अंदर कटु रस, ये देखे जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको आयुष काम अध्याय के अंदर बताया था कि सबसे अधिक बलवान जो होता है मधुर रस होता है, इसके बाद में बलों का क्रम धीरे धीरे घटने लगता है। तो सबसे अधिक बलवान होता है मधुर अम्ल लवण, और फिर इसके बाद में तिक्त कटु कषाय। तो सबसे जो कम बलवान की श्रेणी के अंदर आते हैं वो तिक्त कटु और कषाय। तो आप खुद सोचिए, तिक्त कटु और कषाय ये जो रस हैं ये कम बलवान है। इसका मतलब ये जिस सीजन के अंदर पाए जाएंगे तो वो सीजन ह्यूमन बीइंग के लिए कम बलवान ही होगी।
तो ये इसका कारण है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब आप कोटेशन को देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया उसी का एक्सप्लेनेशन, उसी का शॉर्ट रूप यहाँ पर गिवन है कि आदान काल के मार्ग में स्वभाव से अत्यधिक तीक्ष्ण, उष्ण और रुक्ष सूर्य, क्योंकि सनलाइट की जैसे जैसे डोमिनेंसी बढ़ेगी उससे तीक्ष्णता बढ़ेगी, उष्णता बढ़ेगी और उष्णता से रुक्षता बढ़ेगी। पवन पृथ्वी के सौम्य गुणों को क्षैपित अथवा क्षीण कर देती है। पृथ्वी के सौम्य गुण जैसे कि कोल्डनेस, तो इनका धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। यहाँ आदान काल में तिक्त, शिशिर, कसाय, वसंत और कटु ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, क्रमशः बलवान हो जाते हैं, इसलिए आदान काल आगन्य है। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होना चाहिए। आपको क्या पॉइंट ध्यान में रखना है कि आदान काल के अंतर्गत ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लगती है, घटती जाती है, आपको ध्यान में रखना है। सबसे कम किस में होती है? सर ग्रीष्म ऋतु के अंदर, और सबसे जो ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वो आपकी शिशिर ऋतु के अंदर होती है। 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब हम आगे चलते हैं दक्षिणायन की ऋतुएं, कि दक्षिणायन जो है उसकी कौन कौन सी ऋतुएं हैं। तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है दक्षिणायन की ऋतुओं के अंतर्गत, इसके बाद में हम दक्षिणायन, उत्तरायण और दक्षिणायन, इनका हम अलग से डिफरेंस देखेंगे, एक अलग से बॉक्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंतर्गत पूछ लेता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आदान काल एंड विसर्ग, तो वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि विसर्ग काल या फिर दक्षिणायन काल है, उसके अंदर कौन कौन से फीचर इंक्लूड किए जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर ऋतुओ दक्षिणायनम वर्षादयो विसर्ग यद्वलम विसृत्ययम सौम्यत्वादत्र सोमो ही बलवान हियते। ये देखिए वर्षादयो विसर्गश्च यद्वलम विसृजयनम, कि इसके अंदर वर्षा ऋतु के अंदर वर्षा का ज़्यादा प्रकोप होता है, इसके साथ साथ ही यहाँ पर सौम्यता आती है, और यहाँ पर चंद्रमा का बल जो है वो प्रभावी होता है। आगे देखिए कि मेघ वृष्ट अनिले सीते शांत तापे मही तले, कि बादलों के कारण छाया रहती है, और ठंडी, यहाँ पर देखिए वृष्ट अनिले, शीतल वायु के कारण पृथ्वी का तापमान बना रहता है। और इस ऋतु के अंतर्गत काल के अंतर्गत स्निग्ध सस्या अम्ल लवण मधुरा बलिनो रसहा, स्निग्धता बढ़ती है, क्योंकि जो सन की लाइट है वो कम होने लगती है और चंद्रमा का बल है वो प्रभावी होने लगता है। तो चंद्रमा का बल प्रभावी होगा, इसका मतलब स्निग्धता बढ़ेगी, और इसके अंदर मधुर अम्ल लवण बल आते हैं, जो कि हम ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे अच्छे बल माने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन और भी बेटर तरीके से करता हूँ, और भी सुनेगा आप। इसके अंदर गिवन है कि वर्षा, शरद, हेमंत, ये दक्षिणायन की ऋतु, मैंने अभी आपको बताया कि विसर्ग काल भी कहा जाता है। ये विसर्ग काल सौम्य होने के कारण बल का निर्माण करता है, प्राणी मात्र को बल देता है। इस विसर्ग काल में चंद्रमा का बल है तथा सूर्य का बल क्षीण है, चंद्रमा का बल बढ़ा रहता है। तो चंद्रमा का बल बढ़ा रहेगा, इसका मतलब वहाँ पर स्निग्ध गुण बढ़ेगा, ठीक है। और सूर्य का बल क्षीण होता है, मतलब रुक्षता कम होगी, ठीक है। और इसके अपोजिट बात करके चले तो हम आदान काल के अंतर्गत रुक्षता बढ़ रही थी और स्निग्धता तो थी नहीं, क्योंकि रुक्षता ज़्यादा थी तो स्निग्धता कम होगी। आगे देखिए कि इस काल में बादलों के छाए रहने से, वर्षा के कारण, शीतल वायु के कारण पृथ्वी का संताप बना रहता है, ठीक है। स्निग्ध रस अम्ल के वर्षा ऋतु में अम्ल रस, और शरद ऋतु के अंदर लवण, और हेमंत ऋतु के अंदर मधुर रस बलवान होते हैं। ये मैंने भी आपको बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, बलों की स्ट्रेंथ का क्रम, वो आपको ध्यान में रखना है कि शीते अग्रे ट्रेन में अल्प बलम मध्यम तू शोषणे हो, ऋतु के अनुसार जो बल की पोजीशन है, स्थिति है, क्या है। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने अभी आपको बताए कि सर्वाधिक जो बलवान है। अब हम आदान काल और विसर्ग काल की दोनों ऋतुओं को एक साथ इंक्लूड करते हुए चलते हैं, ठीक है, कि आदान काल के अंदर या विसर्ग काल, तो अब हम ऐसे बोलेंगे कि कौन सी ऋतु के अंदर प्राणियों का बल सबसे अधिकतम होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है मैक्सिमम, यहाँ पर मैं शॉर्ट पॉइंट में लिख देता हूँ, यहाँ पर भी गिवन भी है, चलो यहीं से देख लेते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ जो है वो हेमंत और शिशिर ऋतु, ये आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ हेमंत और शिशिर ऋतु के अंदर होती है। या आपके दूसरी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बीइंग का, मानव का सबसे अधिक बल कौन से ऋतु के अंदर होता है, तो आपको एक ही आंसर देना है, हेमंत और शिशिर ऋतु में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कि कौन सी ऋतुओं के अंदर मानव का बल सबसे कम होता है, तो यहाँ पर आएगा आपकी वर्षा और ग्रीष्म ऋतु। ये आपका सेकंड एमसीक्यू बनता है, बहुत ही प्यारा सा एमसीक्यू है। और कौन सी ऋतुओं के अंदर मानव का बल मध्यम होता है, तो उसमें आपको लिखना है वसंत और शरद ऋतु। ये 3 एमसीक्यू हैं, आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन और पुटअप होता है कि ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हेमंत, इसी पॉइंट को ले लेते हैं, इसी के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि हेमंत और शिशिर जो ऋतु है उसके अंदर ह्यूमन बीइंग का सबसे अधिक
स्ट्रेंथ होती है, सर्वाधिक बलवान आता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इनमें से यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि सर हेमंत और शिशिर ऋतु में भी जो कि सर्वाधिक बलवान ऋतु है, उसमें भी इन दोनों ऋतुओं में भी कौन से ऋतु में प्राणियों का बल अधिक होता है, तो मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना चाहूँगा। आंसर उसका होगा हेमंत ऋतु। तो इसका कारण बहुत सीधा सा है। देखिए, शिशिर और हेमंत ऋतु में सर्वाधिक बलवान होता है, लेकिन इन दो आदान काल और विसर्ग काल में भी सर्वाधिक बलवान कौन सा काल होता है, तो सर विसर्ग काल। तो विसर्ग काल की कौन सी ऋतु है, हेमंत ऋतु। तो इसीलिए मैंने बोला कि हेमंत ऋतु जो कि विसर्ग काल के, उसमें सर्वाधिक बलवान होता है। ठीक है, इसी बेसिस पर आपको सीक्वेंस दिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।